हेलो दोस्त, इंतज़ार ख़त्म, तैयारी शुरू। 27 अगस्त ऑनवर्ड आपका ग्रुप डी का एग्ज़ाम है। हालांकि एग्ज़ाम होने में टाइम लगेगा, फेज वाइज एग्ज़ाम होगा। ईसीए भी फाइनल हो चुका है। कुछ लोगों का क्वेरी था कि जुलाई में एग्ज़ाम होगा क्या, तो मैंने बोला था कि नोटिस से 30 दिन पहले आपको नोटिस आएगा एग्ज़ाम से पहले। लेकिन कुछ लोग मान नहीं रहे थे कि रेलवे बोला जुलाई होगा, वैसा होगा नहीं, क्योंकि अभी नोटिस आया है। आज है 30 जून को, तो 30 जून को नोटिस आया, एग्ज़ाम 17 अगस्त को है। यानी कितने दिन पहले आपको नोटिस दिया गया, यानी 45 दिन पहले नोटिस दिया गया। इसमें आरआरबी की मजबूरी है कि 17 अगस्त से पहले उनको एग्ज़ाम सेंटर खाली नहीं मिल रहा था। इसके लिए भी कितना दिन एग्ज़ाम चलेगा, एक सवाल उठेगा आपके मन में। तो एग्ज़ाम कम से कम आप मान लीजिए 20 से 30 दिन तक चल सकता है, क्योंकि जितनी अभी आरआरबी एनटीपीसी का एग्ज़ाम हुआ तो करीब करीब एक दिन में इन्होंने 2.5 लाख लोगों तक का एग्ज़ाम ले लिया है 3 शिफ्टों में, और 3 लाख भी कर सकते हैं। तो 1.18 करोड़ लोग हैं। तो इतने कैंडिडेटों को लेने के लिए आप सोच सकते हैं कि 30 दिन मिनिमम तो चाहिए ही। ज़्यादा दिन के लिए तो हम नहीं कर सकते कितना कैंडिडेट कर लेगा। अब एक एक डिटेल करके आते हैं कि क्या क्या डिटेल आया है, कहाँ आया है। तो देखिए, वेबसाइट पे ही बात करेंगे। तो मैं www.railwaylifehelp.com अपने वेबसाइट पे आ गया हूँ, और यहाँ से मैं थोड़ा नीचे चलूँगा तो कई सारे आरआरबी पे आ गया है। मैं कई सारे से दिखा दूंगा। तो आरआरबी भोपाल ले लेते हैं। यहाँ पे हमने सभी आरआरबी का लिंक यहाँ दे रखा है, इस पे लिंक फॉर ऑफिशियल रेलवे वेबसाइट। तो देखिए, भोपाल पे भी आया है, कई जगह और देख लीजिएगा, वहाँ भी मिल जाएगा आपको। तो यहाँ देखिए, मैं भोपाल पे किया तो 30/6 यानी 30 जून को एक नोटिस आया है। नोटिस में आपको दिखेगा ग्रुप डी के एग्ज़ाम के रिगार्डिंग। अगर इससे नहीं आते हैं तो कोई और, एक मिनट, इस पे नहीं आते हैं तो आपके पास और भी है 21 आरआरबी की वेबसाइट में, और भी बहुत सारे आरआरबी है। कोई और में देख लीजिए कहाँ कहाँ अपडेट हो रहा है। इलाहाबाद देखना चाहेंगे तो इलाहाबाद में अभी अपडेट नहीं हुआ है, अंडर अपडेट होगा। उसके बाद और आरआरबी देखिएगा, चंडीगढ़ में जल्दी आता है। तो चंडीगढ़ एक बार देख लूँ कि चंडीगढ़ क्या है। चंडीगढ़ में भी आ जाता है नोटिस जल्दी में। तो देखिए, यहाँ पे भी अपडेट नहीं आया है। तो एक एक आरआरबी अपडेट हो रहा है। अभी हम चेन्नई में देख ले तो चेन्नई अपडेट करता है, यहाँ भी देख ले एक बार। तो एक बार चेन्नई देखिए, वेबसाइट ही नहीं ओपन हो रहा है, कुछ दिक्कत आ रहा है। उसके बाद अगर कहें कि दूसरे आरआरबी कौन सा अपडेट जल्दी करता है, तो मुंबई भी अपडेट करता है, मुंबई देख लेते हैं। उसके बाद नोटिस देख लेंगे। अभी आपको भोपाल पे जाके आप नोटिस को देख सकते हैं। यहाँ पे एनटीपीसी पोस्ट का आया है। तो मुझे और आरआरबी पे भी अपडेट नहीं आया है, फिर भी नोटिस क्या है वो देख लेते हैं। नोटिस हमें देखना ज़रूरी है। तो नोटिस ये है आपके पास, इसमें आधार वेरिफिकेशन से रिगार्डिंग भी है, और आपका एनटीपीसी CBT 2 पे रिगार्डिंग भी है, यानी आपका ग्रुप डी के रिगार्डिंग है। एनटीपीसी का एग्ज़ाम का अब रिजल्ट आने वाला होगा। यहाँ पे देखेंगे तो क्या डेट लिख रहा है कि सिंगल स्टेज CBT टेंटेटिव कब है, 17 अगस्त 2022 से, और उससे आगे होगा मल्टीपल फेज, यानी 3 फेज मैक्सिमम हो सकता है। अब 2 हो तो कम हो जाता है कैंडिडेट की संख्या। तो यहाँ 3 फेज जनरली होगा, और 3 फेज में, एक सुबह में, एक दोपहर में, एक शाम में होती है एग्ज़ाम में। तो ये बढ़िया है, आपका एग्ज़ाम का पैटर्न आपको पता ही है, सारा चीज़ है। उसके बाद बाकी आपकी जी है, सब क्लाउज में कुछ चेंज किया है, जिसमें आधार कार्ड का आपका वेरिफिकेशन होगा एग्ज़ाम सेंटर पे। आपको बायोमेट्रिक आपका वेरिफिकेशन तो होगा ही, साथ में आधार का भी वेरिफिकेशन उसी के साथ होगा। तो आधार बेस्ड बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन फॉर कैंडिडेट ये अवेलेबल रहेगा। तो यहाँ पे सारी चीज़ें को अगर डिटेल में देखते हैं तो आपके लिए अब शुरू होता है टाइम करो और मरो का। पहले तो आप ले रहे थे एग्ज़ाम नहीं होगा, डिले होगा, लेकिन अब आ गया है 17 अगस्त से आपका एग्ज़ाम शुरू होगा। सभी का नहीं होगा। और एक चीज़ और ध्यान देना है कि इस बार एग्ज़ाम आरआरबी वाइज होगा। नॉर्मलाइजेशन की बात करें तो नॉर्मलाइजेशन तो हो सकता है, क्योंकि अगर एक दिन में आरआरबी कवर नहीं हुआ तब, और लेकिन एक दिन में आरआरबी कवर करेगा तो क्या होगा, आपका एग्ज़ाम सेंटर, ध्यान दीजिएगा, होम आरआरबी होगा या बहुत ऑल इंडिया। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ऑल इंडिया होगा, पूरे भारत में होगा एग्ज़ाम। और एक दिन में कोशिश रहेगा कि एक आरआरबी को पूरा कर लिया जाए एक शिफ्ट में। तो एक शिफ्ट में जो आरआरबी पूरे होने वाले होंगे, किसी में ज़्यादा कैंडिडेट होंगे वहाँ तो नहीं होंगे, लेकिन जहाँ होंगे आरआरबी का कोशिश यही रहेगा कि कम से कम एक शिफ्ट में पूरी एग्ज़ाम को पूरी कर लिया जाए, जिससे नॉर्मलाइजेशन की बारी ही नहीं आए। अब बात बनती है ईसीए की। ईसीए कौन सा हो सकता है? तो आपने बहुत लोगों ने देखा था एनएसआईटी के लिए खिलौने खरीदे गए थे कि एनएसआईटी को टेंडर मिल गया, जबकि वो टेंडर डिस्चार्ज हो गया था। फिर से रीटेंडर हुआ। रीटेंडर होने के बाद प्रोसेस आपने देखा ही था, 5 मई को टेंडर ओपन हुआ। उसके बाद आगे की प्रोसेस जून में शुरू हो गई, और अब फाइनली आपको 17 अगस्त से एग्ज़ाम हो रहा है।
अब 17 अगस्त एग्ज़ाम हो रहा है, तो अगर एग्ज़ाम शेड्यूल देखें, एग्ज़ाम शेड्यूल आप वेबसाइट पे देखेंगे सारा का, जो टीसीएस का एग्ज़ाम शेड्यूल है उसके हिसाब से एक डेट खाली था 22 जुलाई के बाद, और बाकी खाली अगस्त में कुछ एग्ज़ाम थे। यानी अगस्त में बीच में 17 जून बैठा रहा है आरआरबी। यानी हमें लगता है कि एग्ज़ाम कंडक्टिंग एजेंसी टीसीएस होगा एकदम बिल्कुल, क्योंकि टीसीएस और 3 पार्टिसिपेंट उसमें भाग लिए थे पीडीबीडी मीटिंग में, और फाइनल जो लग रहा है टीसीएस को ही मिलेगा, क्योंकि टीसीएस का ही लग रहा है। हालांकि ऑफिशियल आने में अभी देरी है, मैं सब बच्चों जैसा नहीं बात करूंगा डायरेक्ट कि आपको एनएसआईटी को ही मिलेगा या टीसीएस को मिलेगा, लेकिन 99% चांस यही है कि टीसीएस को ही मिलेगा, क्योंकि टीसीएस की क्या एग्ज़ाम पैटर्न और यहाँ की एग्ज़ाम की इतनी बड़ी कैपेसिटी लेने के लिए वही है, और जो एक टीसीएस के ही डेट के हिसाब से ये डेट भी दिया हुआ है, तो सारा चीज़ मुझे लग रहा है कि टीसीएस का है। तो चलिए, ऑफिशियल नोटिस तो आ गया है, अब क्या क्या बनता है आपकी तैयारी में, तो 2-3 चीज़ें आप देख लीजिएगा। पहला, एग्ज़ाम का लेवल कैसा होगा। तो मैं बोलता हूँ पिछली बार जो एग्ज़ाम जीके जीएस आया है, जीके वाला खास करके जीके और जीए जो एग्ज़ाम में आया है एनटीपीसी सीबीटी 2 में, उस हिसाब से आप देख लीजिएगा कितने पुराने आ सकते हैं, कितने नए आ सकते हैं और कितना डीप में आ सकता है, ये आपको प्रैक्टिस कर लेना है। मैथ रीजनिंग आपका हो जाएगा, मुझे पता है मैथ रीजनिंग आपने पढ़ा है, तो ग्रुप डी का एग्ज़ाम अच्छा से कवर कर लेंगे। साइंस भी कवर कर सकते हैं। जीके जीएस वाला टॉपिक आपको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना है। उसके बाद आपकी एक टॉपिक और आती है, वो टॉपिक बहुत और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, करेंट अफेयर। बहुत जगह लोगों को, बच्चों को बोला जाता है 1 साल का करेंट अफेयर पढ़िए, जबकि मैंने वीडियो बना के पहले भी बताया था 1 साल का करेंट अफेयर तो पढ़ना ही पढ़ना है, लेकिन उससे पीछे वाले भी करेंट अफेयर पढ़ना है, क्योंकि जो पीछे का करेंट अफेयर हो जाता है, जिसको कुछ लोग स्टैटिक जीके बोलते हैं, हमें कोई पता नहीं जीके स्टैटिक है, जीएस है या करंट अफेयर है, हमें तो क्वेश्चन में आ गया तो मेरे लिए तो क्वेश्चन है। तो ध्यान दीजिएगा, उससे पीछे वाला भी मोटे मोटे जो बेस जिस क्वेश्चन के बहुत बड़ा हो, गवर्नमेंट की स्कीम हो और वो हाईलाइटेड टॉपिक है, उसे आपको यहाँ कवर कर लेना चाहिए, चाहे 2018 का हो, 2019 का हो, 2020 का हो, 2021 का हो, बड़े बड़े टॉपिक। जैसे एक चीज़ और एग्जांपल के लिए मैं बता दूं कि ओलंपिक 2020 वाला हुआ है 21 में और अभी है 22। मान लीजिएगा आप 23 में भी चले जाएंगे, 24 में जब ओलंपिक होगा तो 24 से पहले जितने साल हैं ये 21 वाला ही ओलंपिक आपसे पूछेगा, क्योंकि ये पिछला तो यही है ना इसका रिकॉर्ड। जो उसके बाद अगर नया ओलंपिक हो जाएगा तो चेंज हो जाएगा। उसी तरह आईसीसी क्रिकेट वाला हो गया, उसी तरह आपका पैरामेडिकल का हो गया, या कोई भी खेलें होती है, पैरा ओलंपिक की बात कर रहा हूँ, पैरा मेडिकल मैंने बोल दिया, पैरा ओलंपिक का हो गया, या और भी चीज़ें जो है, जो लास्ट वाला है उसको ध्यान रखिएगा। वर्ल्ड क्रिकेट अगर 4 वर्ल्ड कप पिछला हुआ है तो पिछला से पूछेगा, क्योंकि नया होने वाला अगर पूछेगा तो बोलेगा कि न्यू स्थान कब प्रस्तावित है, उसके बारे में क्वेश्चन आ सकता है। तो ये था पूरा डिटेल। इसके हिसाब से अगर प्रिपेयर आप कर लेते हैं तो आपका सिलेक्शन एक अच्छा हो जा सकता है। थैंक यू, धन्यवाद।